हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बढ़िया से चैनल पे डीसीबी बायोलॉजी। और बेटा हम लोग इन सेशंस में एडवांस एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। हर एक चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को समझ रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट की स्टेटमेंट को हम लोग समझ रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहे हैं और उसे लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो स्वागत करते हैं फिर से इस चैप्टर में, आज के सेशन में, जहां पे हम लोग देखने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करेंगे ढासू स्टेटमेंट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, की स्टेटमेंट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हेन वी लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग दोनों लिविंग नॉन लिविंग को देखते हैं। You must have wondered and ask yourself, what is it that makes an organism living? ऐसा क्या है भाई कि हम लोग किसी को लिविंग कह रहे हैं और ऐसा क्या नहीं है जिसे हम लोग नॉन लिविंग कह रहे हैं? ओके, सो और what is that an inanimate thing does not have which a living thing has, है ना? यानी जो नॉन लिविंग है उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास होता है? The answer to this is the presence of the basic unit of life. तो लिविंग के पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज सेल, और नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होती है। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा है? तो सेल ऐसी चीज है बेटा जो लिविंग के पास होती है और नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। अब देखो बेटा यहां पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। किसके बने हुए हैं बेटा? सब के सब हम सेल के बने हुए हैं। कुछ सिंगल सेल से बने होंगे, राइट? कुछ सिंगल सेल से बने होंगे, है ना, जिन्हें हम लोग यूनिसेल्युलर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर, है ना। जैसे हमारे प्रोटिस्टा है, हमारे बैक्टीरिया है, वो यूनिसेल्युलर है बेटा, सिंगल सेल्ड होते हैं। और हमारे फंगाई है, हमारे प्लांट्स है, हमारे एनिमल्स है, ये मल्टी सेल्युलर, यानी इनमें मोर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो some are composed of single cell and are called unicellular organisms, while others like us, यानी हमारे जैसे, composed of many cells and are called as multicellular। तो उन्हें क्या कहेंगे? multicellular। तो क्या याद रखना है बेटा यहाँ पे हमें? all organisms are composed of cells, सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। कुछ यूनिसेल्युलर है तो कुछ मल्टीसेल्युलर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल क्या होता है देखेंगे, सेल क्या होता है देखेंगे। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, जो भी यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल, क्या कर सकते हैं? वो दो कैरेक्टर है बेटा। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और सारे इसेंशियल काम वो खुद के खुद कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसे ऐसा कहें, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ भी अगर आप कम कर दो, कुछ भी अगर आप कम कर दो, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं रह सकेंगे, है ना। एंड हेंस सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकते। इसलिए सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? यहां तक की लाइनें क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। एंटनी वॉन लीवनहॉक पहले बंदे थे जिन्होंने देखा एंड डिस्क्राइब किया लिविंग सेल। क्या डिस्क्राइब किया बेटा? लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन पहले ऐसे थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। सो एंटनी वॉन लीवनहॉक ने पहले बार लिविंग सेल देखी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट, है ना, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके इंप्रूवमेंट होते गए। सो बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो इसने रिवील किया
ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो अभी हम लोगों को सेल के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है। तो यहां तक क्या याद रखना है बेटा, व्हाट इज सेल? सो एक सिंगल सेल अगर हम लोग लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकती है, दूसरा उसके सारे इसेंशियल काम कर सकती है, एंड एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंटनी वॉन लीवनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल देखी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन एंड इंप्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, हमें सारे स्ट्रक्चरल डिटेल धीरे धीरे क्लियर होते गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को देखना है बेटा, सेल थियरी। ओके, सो इन 1838 मैथियास क्लेडन, राइट, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे बेटा ये? जर्मन बॉटनिस्ट, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के टिश्यू को उन्होंने ऑब्जर्व किया। दैट, और क्या बताया, दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। अच्छे से याद रखो बेटा, ऑल प्लांट्स किसके बने हुए हैं? कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं, सेल जरूरी है, टाइप अलग अलग हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। सो ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक थियोडर शॉन बुल के साइंटिस्ट थे, है ना। थियोडर शॉन, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, है ना। स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स की पढ़ाई की, और इन्होंने क्या बताया, रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थीन आउटर लेयर। सेल के पास क्या है? एक थीन आउटर लेयर है, और उसे आज हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये होशियार थे ये भाई सब, इन्होंने प्लांट के भी सेल देखे, और फिर क्या कंक्लूड किया, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, यानी इन्होंने प्लांट के भी टिश्यूज देखे, एनिमल के थे इन्होंने देखे थे, एनिमल के सेल देखे थे, एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर प्लांट के भी टिश्यूज को देखा, और क्या कंक्लूड किया, दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखो, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ये किसने बताया? तो बेटा ये श्वान ने बताया। किसने बताया? श्वान ने बताया। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, श्वान ने ही क्या किया, एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। और क्या था हाइपोथेसिस? दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। किसने बताया बेटा? श्वान ने। तो श्वान ने क्या किया था, एनिमल के सेल तो देखे ही थे, आउटर लेयर एक थिन आउटर लेयर होती है, ये भी बताया, जिसे आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इन्होंने कुछ प्लांट के भी सेल्स को ऑब्जर्व किया, और फिर दोनों को कंपेयर करके उन्होंने बोला कि यार प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। किसने बताया था? श्वान ने बताया था। और फिर उसी पे से बाद में उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? दैट बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। या तो हमारे बॉडी सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, है ना। फिर दोनों एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाई? सेल थ्योरी। क्या बनाई? सेल थ्योरी। सो दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, है ना। ये थ्योरी तो उन्होंने दी, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई क्या, हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, नए सेल्स कैसे बने। तो रुडोल्फ वर्चो नाम का बंदा था, रुडोल्फ वर्चो नाम का बंदा था, उसने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। एक ही सेल का डिवीजन होके नए सेल्स बनते हैं, और उसे उसने क्या कहा था? ओमनी सेल्यूलाए सेल्यूला। क्या कहा था बेटा उसने? ओमनी सेल्यूलाए सेल्यूला, यानी सेल कम्स फ्रॉम प्रीवियस सेल्स,
है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सो उसने मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस को जो स्क्लेडन एंड श्वान ने दिया था। तो आज के डेट में यह हाइपोथेसिस क्या कहता है? तो दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट स्क्लेडन एंड श्वान ने बताया था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो श्वान के हाइपोथेसिस में ऐसा था, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब उसकी जगह पे क्या आ गया बेटा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या आ गया बेटा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा पॉइंट जो वो नहीं बता पाए थे, जो रुडोल्फ वर्चो ने बताया था, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स कहां से आते हैं बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। So you have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cell under the microscope। हम लोग ये स्कूल में हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं माइक्रोस्कोप में, है ना। सो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर देखो बोल रहे हैं। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिपिकल प्लांट सेल। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। क्या होगा बेटा? उसके पास एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगा एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज, उसके जस्ट नीचे क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन रहेगा। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक। जब ह्यूमन चिक यानी हमारे जब सेल्स लेंगे तो बेटा हमारी सेल्स का प्रॉब्लम क्या है? हमारी सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, सीधा सीधा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। सो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। एक आउटर मेम्ब्रेन होगा एज अ डीलिमिटिंग, यानी वो बाउंड्री तय कर रही है ना। एंड इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल में क्या होगा? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो प्लांट में भी होता है लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिया है वैसे। दिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। किससे बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स दैट इज डीएनए। अब अच्छे से ध्यान दो। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। जिस सेल के पास न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है ना, उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। देखो कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू यानी डेवलप्ड, यू यानी डेवलप्ड। अब जिनके पास लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी जिनके पास न्यूक्लियस को कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो क्या हो गए बेटा? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप। क्या हुए? प्रोकैरियोटिक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे नहीं है। तो उस पे से डिपेंडिंग हम लोगों ने सेल के दो टाइप बनाए। जिन सेल के न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है वो है यूकैरियोट, जिनके पास नहीं है वो है प्रोकैरियोट्स। क्लियर? अब आगे देखते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। सेल कोई भी हो दुनिया में, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब ये जो है द साइटोप्लाज्म इज द, ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखो। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना। मेन अरीना यानी मेन जगह है जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटीज, दोनों में, प्लांट हो या एनिमल हो, वहीं पे होते हैं। क्लियर? वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो भी है वो यहीं पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल जिंदा है ना। लिविंग मतलब क्या बेटा? लिविंग मतलब क्या? कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन जहां पे चल रहे वहां पे लिविंग है। ओके। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के यूकैरियोटिक के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स के पास ये नहीं होंगे। क्या क्या होते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लाइजोसोम्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइक्रोबॉडीज है, सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल है, सिंगल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में अच्छे से याद रखना बेटा,
राइबोसोम्स होते हैं, कौन होते हैं? राइबोसोम्स। प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, राइबोसोम सब में होते हैं। टाइप अलग अलग हो सकता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, लेकिन सब में राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, माइक्रोबॉडीज है, राइट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन होते हैं? तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट में दोनों भी हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। एंड न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर हो गए अब कौन कौन है? चाहिए तो लिख लेना, थोड़ा सा पीछे लेके लिख लेना। ओके, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोट के पास ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। राइबोसोम्स जो होते हैं कैसे बेटा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना। एंड दे आर फाउंड इन ऑल सेल्स। मैंने बोला ना, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, यानी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में राइबोसोम्स कंपलसरी है। राइबोसोम्स के सिवा कोई सेल नहीं रहेगी। उसका रीजन ये है कि उसे प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम यूज होते हैं। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड। सेल के अंदर भी अगर झांक के देखेंगे तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते। तो अगर यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। किस पे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? ओके, ऊपर आपको क्या दिया है उन्होंने कि जो भी सेल्स होते हैं तो उनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है प्रोमिनेंट, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है तो यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स में अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं, माइक्रोबॉडीज आते हैं, है ना। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड न्यूक्लियस है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में राइबोसोम्स होते हैं और इन केस ऑफ एनिमल सेंट्रियोल्स भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसका नाम है बेटा सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल। ओके, और किसमें मदद करता है बेटा? ये सेल डिवीजन में करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में करता है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो, यहाँ पे हम लोग हर एक लाइन को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम समय बाकी है और हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। तो कम से कम समय में आपका हर रोज एक टॉपिक हम लोग खत्म करते चल रहे बेटा, है ना। तो 32 दिन में 32 चैप्टर हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे और आपके प्रिपरेशन को एक बड़ा सा बूस्ट दे देंगे ताकि आप एग्जाम में मतलब कोई चमत्कार करके अच्छे से मार्क लेके आए, राइट। चलो, और ये सिर्फ खुद मत देखना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है बेटा। दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को भी अच्छे मार्क आने दो। चलो आगे देखते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं और उनके एक्टिविटीज भी अलग अलग होते हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है बेटा, जिनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। एक्चुअली इनमें भी और छोटे हैं जो डायग्राम में दिए, दैट इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, विच इज 0.1 माइक्रोमीटर, है ना। अब ये उनके अलग अलग शेप दिए, देखो ये राउंड एंड बाइकॉनकेव हमारे आरबीसी होते हैं। ये सारे यूकैरियोटिक के एग्जांपल है। प्रोकैरियोट में 4 शेप होते हैं, एक राउंड होता है दैट इज कोकस, एक रॉड शेप होता है बैसिलस, एक कॉमन शेप होता है विब्रियो, स्पाइरल होता है स्पिरिलम। अब ये यूकैरियोटिक के देखो, अमेबॉइड शेप फिक्स नहीं है। तो कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं जो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। ये ऐसे ब्रांच एंड लॉन्ग भी होते हैं, है ना, नर्व सेल्स ऐसे भी होते हैं। इलॉन्गेटेड ट्रकेट्स बोलते हैं, ये प्लांट के हैं। राउंड और ओवल हो सकते हैं मेसोफिल सेल्स में। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर, यानी सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, उससे बड़ा बैक्टीरिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, लार्जेस्ट सिंगल सेल अगर हम लोग देखेंगे तो वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, राइट। अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल की साइज दी है आपको 7 माइक्रोमीटर,
मीटर इन डायमीटर। तो ये साइजेस दिमाग में सेट कर लेना बेटा, मैच द पेयर में क्वेश्चन आएगा, है ना। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एक, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इन डायमीटर ये याद रखो, नहीं तो वो बोलेंगे 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ, नहीं, ये वाली चीजों को अच्छे से याद रखना है बेटा। ये ऐसे ही वर्ड्स पे वो आपको गुमराह करते हैं, है ना। ऊपर ऊपर यहां पे जो दिया है देखो, माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो क्या है बेटा, इन लेंथ है, वो इन लेंथ है। देखो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और आरबीसी की जो साइज दी है वो है इन डायमीटर, वो 7 माइक्रोमीटर क्या है बेटा, डायमीटर है। तो ऐसे ये खतरनाक वर्ड होते हैं बेटा, ये होते हैं गुगली, है ना। यहां पे मतलब सीधा आपका विकेट जा सकता है। सो नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल कुछ लॉन्गेस्ट सेल्स है। सेल्स अल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, शेप भी अलग अलग होते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, है ना, डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, ओके, डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कोल्यूमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। अब ये लास्ट वाली लाइन, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी सेल का शेप किस चीज पे डिपेंड होता है, फंक्शन ऑफ द सेल, किस पे होता है, फंक्शन ऑफ द सेल। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखो बेटा, इस लाइन को अच्छे से याद रखो। आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स देख लेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं बेटा, बैक्टीरिया आते हैं, और कौन आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे, इन्हीं को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना। नहीं तो आपको लगेगा अलगे है तो ये तो प्लांट में आना चाहिए, नहीं बेटा, है ना। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा है कि नाउ ब्लू ग्रीन अलगे नॉट अलगे एनी मोर, अब वो अलगे नहीं रहे हैं, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक है उनकी। उसके बाद आते हैं माइकोप्लाज्मा और आते हैं पीपीएलओ। तो आपको क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। कौन कौन, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे देखो, पीपीएलओ का फुल फॉर्म फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये सबसे छोटा है, 0.1 माइक्रोमीटर उसकी साइज है। सो दे आर जनरली स्मॉलर। कैसे होते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, एकदम छोटे, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज्यादा स्पीड से ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। ओके, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं साइज और शेप में। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया अभी बताया मैंने, राउंड, कोकस, रॉड, बैसिलस, कॉमा, विब्रियो, स्पाइरल, स्पिरिलम। ओके, ये देखो, बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पाइरल, स्पिरिलम। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली, ये वाली लाइन को अच्छे से ध्यान दो बेटा। हम लोग नहीं क्या बुक के लास्ट वाले लाइनों को ऐसे उड़ा देते हैं, ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, डिश, है ना, और बाद में एग्जाम में स्टेटमेंट आता है, यार ये कहां से आ गया, घर पे आके चेक करते हो, अरे बाप रे एनटीए ने तो बड़ा गेम कर दिया, है ना। तो गेम ना होने के लिए हर एक पेज के लास्ट वाले स्टेटमेंट, हर चैप्टर के लास्ट वाले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो बेटा। क्या होता है, शुरू में हमारी एनर्जी बहुत रहती है, जैसे जैसे आगे 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 जाते एनर्जी डाउन होती है, और वो बराबर वहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। यानी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब में सेम होता है, जबकि अलग अलग प्रोकैरियोट्स अलग अलग शेप एंड फंक्शन दिखाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया, अब डायग्राम आ गई तो 1 to 2 माइक्रोमीटर लिखना है। पीपीएलओ क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर है। वायरसेस क्या, 0.0 to 2.2
2 है। और ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कितना साइज दिखा है 10 to 20 माइक्रोमीटर। दिमाग में रखो बेटा, डायग्राम अगर पूछ ले तो ये डायमेंशंस याद रख लेना, लाइन पूछ लिया तो ऊपर दे दिए थे उन्होंने, है ना। अब देखो, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल के बीच में कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ये वाली लाइन। यानी सारे प्रोकैरियोट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है जो सराउंड करेगी किसको, सेल मेम्ब्रेन को। यानी ये सेल मेम्ब्रेन अगर है तो उसके बाहर से ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ सेल वॉल किस में नहीं होती है बेटा, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली कैसा होगा, नेकेड, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड होगा, नॉट एनवलप बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए, यानी ये जो न्यूक्लियर डीएनए जिसको बोल रहे हैं, न्यूक्लियस तो है नहीं लेकिन डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए बोल रहे हैं, उसको छोड़ के जो सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल यानी एक ही कॉपी, सिंगल क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। सर्कुलर डीएनए, इनका डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर, लूप लूप की फॉर्म में होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, लेकिन होता है कैसे, डबल स्ट्रैंडेड। सो मेनी बैक्टीरिया, इसको छोड़ के एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी मेन डीएनए को छोड़ के और एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, और ये स्मॉलर डीएनए को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड्स। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए क्या करेगा बेटा, कॉन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी ये कुछ अलग कैरेक्टर प्रोवाइड करता है उस बैक्टीरिया को। जैसे जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपनी प्लाज्मिड की मदद से कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपनी प्लाज्मिड के जीन्स के मदद से कुछ मेटाबॉलिक पाथवे अलग अलग फॉलो करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जीन्स ये क्या करते हैं, अपनी बैक्टीरिया यानी जिसमें ये प्रेजेंट है उसे एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देते हैं जो बाकी बैक्टीरिया के पास नहीं रहेगा, है ना। सो द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच अ बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड होगा। अब ऐसे कैरेक्टर क्या क्या है, वन सच कैरेक्टर आपको बता दिया इन्होंने, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक मैंने इसके एडवांस में बताए, कुछ मेटाबॉलिक पाथवे में मदद करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड सिंथेसिस में होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये प्लाज्मिड डीएनए हम लोग यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जैसे ऑर्गेनल होते हैं वैसा कोई ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होता है, एक्सेप्ट मैंने आपको बोला राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, है ना। सो नो ऑर्गेनल लाइक द वंस, है ना, इन यूकैरियोट्स, यानी जो यूकैरियोट में होते हैं ऐसे कोई ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम। यानी यूकैरियोट के पास बहुत भारी भारी ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक है, गोल्जी है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, माइक्रोबॉडीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन एक चीज होती है, कौन सी, राइबोसोम्स। कौन सी होती है, राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब प्रोकैरियोट के पास भी कुछ चीजें यूनिक है, जैसे हम लोग कहते हैं इंक्लूजन्स। और क्या है इंक्लूजन्स, क्या होते हैं, तो इसमें वो कुछ स्टोरेज कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। अब आगे देखो, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन का ही एक इंक्लूजन होता है ना, अंदर आते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मेसोसोम्स। क्या कहते हैं, मेसोसोम्स, इनफोल्डिंग्स, है ना। मान लो ये ऐसी सेल है तो ये ऐसे इनफोल्डिंग्स है, ये ऐसे इनफोल्डिंग्स है, तो सेल मेम्ब्रेन से ही बनाई हुई है। किससे बना है बेटा, फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। कॉल्ड मेसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट।
दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा वो इसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सेल के बारे में तो देख लिया, अब सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ओके, सो देखो, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope। इसके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। आगे देखो, द सेल एनवेलप इज कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कितने लेयर का स्ट्रक्चर है बेटा? 3। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप, हर एक लेयर का, है ना, परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, अपना अपना एक काम कर रही है, लेकिन कलेक्टिवली जब हम लोग इनकी बात करते हैं सबको साथ, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या कहेंगे बेटा उसे? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Bacteria can be classified. Bacteria can be classified into 2 groups. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in cell envelopes. ये सेल एनवेलप के डिफरेंस पे से हम लोगों ने बैक्टीरिया के 2 ग्रुप बनाए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। क्रिश्चियन ग्राम नाम का बंदा था जिसने सबसे पहले ऐसा एक डिस्टिंक्टिव स्टेनिक टेक्निक बनाया, और उस पे से जो ग्राम का जो फेवरेट कलर था वॉयलेट, वो अगर किसी ने लिया तो हम लोग उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर वो कलर नहीं लिया और पिंक कलर दिया तो ग्राम उसे कहता है ग्राम नेगेटिव। यानी मेरी सुनी तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं सुनी तो ग्राम नेगेटिव, इस टाइप का है। ओके, अब ये कौन सा कलर लेना है वो डिपेंड करता है उस सेल एनवेलप की स्ट्रक्चर पे, है ना। तो आगे देखो बेटा, अब हम लोग ये लेक्चर्स में तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बैठा हूं। अब यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा की चीजें अब नहीं बताऊंगा, है ना। लेक्चर्स में अगर होते तो हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते। चलो आगे देखते हैं। सो सेल एनवेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। किसने डेवलप की थी? ग्राम ने डेवलप की थी। सो दोज टेक अप द ग्राम स्टेन, जिसने ग्राम का स्टेन लिया है, यानी फेवरेट वॉयलेट कलर था वो, उसे हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। एंड द अदर दैट डू नॉट, जो ग्राम का पसंदीदा कलर नहीं ले रहा है, उसे क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव। क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव। आगे बढ़ो तो। सो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन। ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनेस में अलग अलग होते हैं, है ना। किसमें? कंपोजिशन और थिकनेस में। इट कुड बी लूज शीट। लूज शीट अगर है तो उसे कहो स्लाइम लेयर। लूज शीट है तो कहो स्लाइम लेयर, है ना। एंड इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ। अगर थिक है और टफ है तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। लूज है तो स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ है तो कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन। अब सेल वॉल क्या क्या काम करता है वो अच्छे से ध्यान में रखो। सेल वॉल क्या क्या काम करता है? द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। क्या कर रहा है? सेल के शेप को कंट्रोल कर रहा है ना, कैसा रहेगा ये बता रहा है। प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, है ना। तो सेल फूटने से, कोलैप्स होने से बचाता है। 3 काम कर रहा है बेटा। सबसे पहला शेप, दूसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और तीसरा है प्रिवेंशन फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। कौन कर रहा है ये? सेल वॉल। कौन कर रहा है? सेल वॉल। अच्छे से ध्यान दो। आगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि जिसको अंदर आने देना है, जाने देना है, उसे सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे कोई भी धर्मशाला जैसा नहीं रहेगा, कोई आया कोई गया, ऐसा नहीं रहेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ही अंदर या बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, उसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये देखो, सेल वॉल इज परमिएबल टू ऑल एक्सेप्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स। कोई बड़े मॉलिक्यूल अगर है तो उसको छोड़ के सबको ये परमिएबल होता है। सबको क्या होता है? परमिएबल होता है। ओके, बाकी क्योंकि सेल वॉल तो कोई डिस्टिंग्विश करेगा नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है?
बाहर की एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। कैसे? ये एक चीज आप अच्छे से समझो। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। अब यहां पे जो एनवायरनमेंट होता है बेटा, वो एनवायरनमेंट यहां पे भी होता है। यानी सेल वॉल एंड आउटर एनवायरनमेंट ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट में डिफरेंस रखेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेल वॉल इज परमिएबल टू ऑल एक्सेप्ट सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत बड़े मॉलिक्यूल है तो उसे नहीं जगह मिलेंगी, लेकिन बाकी को वो दे देता है। ओके, so the plasma membrane is selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryote. अगर आपको किसी ने पूछा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में है ना स्ट्रक्चरली सिमिलर क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर क्या है, तो आप बताओगे सेल मेम्ब्रेन है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग यूनिवर्सल भी कहते हैं, है ना। सब में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सेम होता है, थोड़ा बहुत कंपोजिशन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी सेम होता है। अब आगे देखो, कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हमने बताया इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं मेसोसोम, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर एक्सटेंशन हुआ। These extensions in the form of vesicles, ये एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेले होते हैं। वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेले होते हैं। They'll help in क्या क्या काम करते हैं? देखो मेसोसोम्स क्या क्या काम करते हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। क्या क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। सेल वॉल बनानी है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, रेप्लिकेशन करने के बाद 2 सेल्स के पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस यहां पे होती है। देखो सिर्फ हमारे सेल में ईटीएस नहीं होता बेटा, ईटीएस जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया उनमें भी प्रोसेस सेम होती है, ग्लाइकोलिसिस उनमें भी होता है, हमारे में भी होता है, क्रेब्स साइकिल उनमें भी होती है, हमारे में भी होती है, ईटीएस उनमें भी होता है, हमारे में भी होता है। हमारे में ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होता है और इनमें ईटीएस मेसोसोम्स पे होता है। सेक्रीशन प्रोसेस, ओके, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। समझ में आ रहा है? तो सेल वॉल बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एंजाइम कंटेंट बढ़ाना, ये सारे काम कौन करता है बेटा? मेसोसोम्स करते हैं। ये सारे काम कौन करते हैं बेटा? मेसोसोम्स। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास अपार्ट फ्रॉम दिस मेसोसोम्स अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, और उन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उन्हें? क्रोमैटोफोर्स। क्रोम जहां पे वर्ड आ गया ना, समझ लेना कलर है, पिगमेंट है, कलर है, पिगमेंट है। तो कुछ क्रोमैटोफोर्स होते हैं जिनके पास क्या होंगे बेटा? पिगमेंट्स। क्या होंगे? पिगमेंट। समझ में आ रहा है? जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते, क्या करेंगे वो? फोटोसिंथेसिस, क्रोमैटोफोर्स। अदर देन मेसोसोम्स, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है जिनके पास पिगमेंट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, अगर फ्लैजेला है तो मोटाइल रहेंगे, नहीं है तो नॉन मोटाइल रहेंगे। इफ मोटाइल दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये वाली लाइन को याद रखना, जैसे दिया है वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है, हम लोग लेक्चर में इसे एक्सप्लेन करते हैं। इफ मोटाइल दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। इस लाइन को हाईलाइट करो बेटा। ये जो लेक्चर सुन रहे हो ना, एनसीईआरटी अपने सामने लेके बैठो, एनसीईआरटी सामने लेके बैठो। 1 से 1.5 घंटे के अंदर स्पीड बढ़ा के देख लिया तो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इतना परफेक्ट हो जाएगा ना बेटा, मार्क ही आ जाएंगे। 300 मार्क लाने की ताकत है बेटा आज की डेट में भी आप में। समझ में आ रहा है? सिर्फ हर एक चैप्टर को है ना एकदम मजबूती से पढ़ो, एकदम मजबूती से पढ़ो, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहाँ पे होने वाली है। ओके, सो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। यानी किसी के पास 1 ही फ्लैजेला हो सकता है, किसी के पास 2 हो सकते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं, है ना। बैक्टीरियल फ्लैजेलम
इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट है बेटा, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। क्या क्या है उनके पास? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। समझ में आ रहा है? जो सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल के बीच में दबा हुआ है उसे कहते हैं बेसल बॉडी। उसके ऊपर जो थोड़ा सा होता है, जो मूवमेंट दिखा सकता है, वो होता है हुक, और बाकी का जो फिलामेंट होता है पूरा। ओके, सो द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ओके, आगे देखो बेटा, फ्लैजेला को छोड़ के इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पिलाई। क्या कहते हैं? पिलाई एंड फिम्रे। ओके, चलो, बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये अच्छे से ध्यान में रखो, पिलाई एंड फिम्रे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। बहुत बच्चों को मालूम नहीं रहता है। फ्लैजेला है, फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए होता है, लेकिन पिलाई और फिम्रे जो होते हैं ना बेटा, ये कोई रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में, है ना। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। क्या ये? इलोंगेटेड, थोड़े ऐसे लंबे, है ना, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन बोलते हैं उसे, है ना। और फिम्रे जो होते हैं बेटा, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, स्प्राउटिंग आउट द सेल, ऐसे इसके जैसे स्प्राउटिंग आउट द सेल्स। ओके, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प, किसके लिए काम करते हैं? हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया को जैसे ऐसे सरफेस को कहीं पे चिपक के बैठना है, तो उसे फिम्रे मदद करेंगे। कौन मदद करेंगे? फिम्रे। पिलाई तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में भी मदद करते हैं, है ना। अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम, है ना, पानी में बह रहे, किसी पत्थर पे जाके बैठना है। एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू को भी चिपकने के लिए वो मदद करते हैं। समझ में आ गया बेटा? फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्रे। और पिलाई फिम्रे का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। अब लास्ट पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स के बारे में, वो देख लेते हैं, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन। सो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम किस पे बैठे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है? मेसोसोम्स पे होता है, तो वहीं पे ये राइबोसोम्स बैठे हैं। राइबोसोम का मेन काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन काम क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। ओके, इनकी साइज अगर पूछी तो 15 से 20 नैनोमीटर है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। इनके सब यूनिट 2 होते हैं, 50s एंड 30s। आपको अगर किसी ने बोला 50s साइज है, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। दोनों अगर एक साथ आएंगे तो उसकी एडिशन मत करो 50 और 30 का, 80s मत करो। क्या होता है वो? 70s, क्योंकि S इज फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। इसे हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं बेटा। और इसकी जो साइज होती है, यानी 50s है 30s है, दोनों का शेप अलग अलग है, तब इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, है ना। और जब दोनों एक साथ आते हैं तब इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग अलग होता है। इसलिए इसको कभी एडिशन नहीं करना, 50 और 30 को 80 नहीं बोलना। क्या होता है? दोनों एक साथ आएंगे तो 70। यस, राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए। जब एक सिंगल एमआरएनए को बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। समझ में आ रहा है? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। ओके, कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। The ribosomes of polysome translate the mRNA into protein. The ribosomes of polysome, है ना, क्या करेंगे? mRNA का कन्वर्जन प्रोटीन में करेंगे। अब लास्ट वाला पॉइंट है इंक्लूजन बॉडीज। क्या बेटा? ये रिजर्व मटेरियल जो होता है ना प्रोकैरियोट्स में, वो इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी स्टोर किया जाता है ना। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड वगैरह नहीं है। प्रोकैरियोट्स में कोई चीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, ये दिमाग में सेट कर लेना। ओके, so these are not membrane bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. क्या होते हैं? जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, क्या स्टोर कर रहे हैं? फॉस्फेट। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन।
गैस वैक्यूल्स भी एक इनमें होते हैं, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि उन्हें बायोन डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? बायोन डेंसिटी चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स, अब देखो बेटा यहां पे द यूकैरियोट्स इंक्लूड, यूकैरियोट में कौन कौन आते हैं देखो, सबसे पहले आते हैं बेटा प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। बेसिकली किंगडम मोनेरा को अगर हम लोग छोड़ दे, है ना, किंगडम मोनेरा जो है वो आता है हमारी सारे प्रोकैरियोट्स वहां पे आते हैं, और बाकी सारे 4 किंगडम जो है प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमलिया, उसमें कौन आते हैं बेटा? यूकैरियोट्स आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी इसकी जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपार्टमेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, उसमें आरईआर है, एसीआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, प्लांट्स में होते हैं बड़े बड़े वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हमारे में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, इसलिए यहां पे क्या बोला इन्होंने? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर? अब साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से बनता है। किससे बनता है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus, इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, विथ न्यूक्लियर एनवलप, राइट, इसके पास न्यूक्लियर एनवलप होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। कुछ लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन, है ना, अंदर जो प्रोटीन्स से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो सेल को सपोर्ट देता है ना, तो इसके पास लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना, और किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है बेटा? क्रोमोसोम्स। ओके, सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, है ना, जैसे हमारी एक बॉडी भी अगर आप ले लो तो हमारे सारे सेल्स जो होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने वाले, इनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इसलिए सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। फंगाई के सेल अलग है, प्लांट के अलग है, हमारे अलग है, और इवन इफ एन इंडिविजुअल आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर, यानी ये प्लांट के पास है बेटा सेल वॉल, एनिमल के पास नहीं है। प्लांट के पास है प्लास्टिड, एनिमल के पास नहीं है ना, और प्लांट के पास होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना, विच इज अब्सेंट इन एनिमल। समझ में आ रहा है? तो प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लांट के पास सेल वॉल है, प्लांट के पास क्या है? सेल वॉल है। दूसरा, प्लांट के पास प्लास्टिड है। तीसरा, प्लांट के पास सेंट्रल वैक्यूल है बड़ा, और ये सब एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। सिमिलर वे एनिमल के पास सेंट्रियोल है जो प्लांट के पास नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स which are absent in almost all plant cells। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपको दोनों सेल्स का कंपैरिजन करके दिया है। तो सारे यूकैरियोट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट के पास सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल है, और एनिमल के पास ये नहीं होते, और एनिमल के पास सेंट्रियोल है जो प्लांट के पास नहीं होते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, डायग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा, हर एक लेवल अच्छे से याद करना है आपको। ओके, चलो अब एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको कहा है कि सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरली ये सेम होते। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope। जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद हमें समझा। Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), है ना, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। यानी जब हम लोगों ने केमिकल स्टडी की है कि यार सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली है क्या,
तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कब डिड्यूस किया हम लोगों ने? जब हम लोगों ने केमिकल स्टडीज किए, और किस पे किए थे? स्पेशली ऑन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ये स्टडीज ने क्या क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अब ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखो, मेनली किसका बना हुआ है? तो लिपिड एंड प्रोटीन का। किसका बना है? लिपिड एंड प्रोटीन का, है ना। आपको अगर क्वेश्चन पूछा कि सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है, तो लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन अगर आपको पूछा मेनली क्या होता है, तो मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड बायलेयर होता है ना, लिपिड का बायलेयर होता है, तो ये चीजें होती है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। मेजर लिपिड कौन से बेटा? फॉस्फोलिपिड्स, है ना। यानी इनके लिपिड में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, यानी ऐसे दो लेयर होंगे बेटा, ऐसे दो लेयर होंगे। ये एक लेयर, और ये ऐसे लिपिड होते हैं जिनका पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होते हैं। पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल होते हैं, और ये होते हैं फॉस्फोलिपिड। ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। देखो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये मान लो ये बाहर वाली साइड है, ये इनर। तो देखो पोलर हेड साइड पे है, पोलर हेड साइड पे है, और नॉन पोलर टेल बीच में है। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होते हैं वो बीच में है, और पोलर हेड जो है वो आउटर साइड से है। This ensure that non-polar tail of the saturated hydrocarbon, non-polar tail किससे बने? Saturated hydrocarbon are protected from aqueous environment, पानी वाले environment से उनको बचाया जाता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। ये कैसे होते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक देखो, सेल के अंदर भी एक्वस एनवायरमेंट है, पानी है, सेल के बाहर से भी एक्वस एनवायरमेंट है ना, क्योंकि मॉइस्चराइज रहेगा एनवायरमेंट तो सेल जिंदा रहती है, नहीं तो सेल ड्राई होके मर जाएगी। तो दोनों तरफ से नॉर्मली क्या होता है? पानी होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल तो क्या होते हैं? वाटर हीटिंग होते हैं, इसलिए वो बीच में बैठ जाते हैं, और साइड साइड से पोलर हेड होते हैं। क्या होते हैं? पोलर हेड होते हैं। ओके, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल। मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड के अलावा और क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होते हैं फॉर स्टेबिलिटी। किसके लिए होते हैं वो? स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। आगे देखो, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट, और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब किया तो क्या रिवील हुआ? दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है इसके पास? और प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है, मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, आगे देखते। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली डिफरेंट सेल टाइप्स। तो डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप, लिपिड और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। कहीं पे लिपिड ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे प्रोटीन ज्यादा होंगे, कम होंगे, इतना हो सकता है। तो इन ह्यूमन बींग्स, जब हम लोगों ने मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का ही हम लोगों ने ज्यादा पढ़ाई किया, देखा तो 52% प्रोटीन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 52% प्रोटीन होते हैं, एंड 40% लिपिड होते हैं। क्या होते हैं? 40% लिपिड होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ यानी सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मान लो मेम्ब्रेन से मैं निकाल रहा हूं, तो पहले क्या निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा, उसे हम लोग कहते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरीफेरल। क्या कहते हैं बेटा उसे हम लोग? इंटेग्रल एंड पेरीफेरल। पेरीफेरल यानी सरफेस पे है, इजीली निकाल सकते। इंटेग्रल यानी दबे हुए हैं, उनको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? सो पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस while the integral protein are partially or totally buried in the membrane, partially or totally buried in the membrane। या तो हल्के से दबे हुए हैं, ओके, या तो पूरे दबे हुए हैं, या तो पूरे, है ना, या इस एंड से लेके इधर के एंड तक, इसे हम लोग कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। पार्शियली और टोटली बरीड, है ना, और पेरिफेरल यानी जो सिर्फ सरफेस पे चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है बेटा। ये देखो, ये इंटेग्रल प्रोटीन है ना, ये इंटेग्रल प्रोटीन है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। चलो आगे देखते हैं।
एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने बताया था बेटा? सिंगर एंड निकोलसन ने। और जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, है ना, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। यानी देखो ये फ्लूइड नेचर है तो ये जो प्रोटीन है ना लेटरली मूव कर सकते, इधर 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 मूव कर सकते हैं, है ना, हिलते डुलते रहते, हिलते डुलते रहते, है ना। ये वैसा ही है जैसे हमारे गुलाब जामुन होते हैं, देखो, राइट, वो कैसे आप देखो उस फ्लूइड में वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल मूवमेंट। क्या होता है? लैटरल मूवमेंट। ओके, तो द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स एनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। और ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी। क्या कहते हैं बेटा? फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, कुछ फंक्शन के लिए फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो सेल मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड ना होती तो सेल कभी ग्रो ही नहीं होती ना बेटा, कभी ग्रोथ ही नहीं होती, सेल डिवाइड ही नहीं होती, है ना। तो फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी किस चीज के लिए? फॉर सेल ग्रोथ, फॉर इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि फ्लूइड नेचर किस चीज के लिए जरूरी है, तो सबसे पहला ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रीशन, कुछ अंदर लेना है एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। समझ में आ गया बेटा? अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज हम लोगों ने देखा है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट, और सेल मेम्ब्रेन ही है जो आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, सेल वॉल तो नहीं करता है ना। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आगे देखो, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। सबको होती है क्या? नहीं, टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा सकते हैं विदाउट एनी एनर्जी, है ना, कैन मूव एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा? उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी अगर खर्च होती है तो उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूट्रल सोल्यूट्स जो होते हैं वो में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन by the process of simple diffusion along the concentration gradient। अब along the concentration gradient क्या होता है? यानी higher to lower, higher to lower, इसे कहते हैं हम लोग, यानी विदाउट एनर्जी, विदाउट किसी की मदद से अगर डिफ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अगर किसी की मदद से यानी प्रोटीन की मदद से हो रहा है तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन यानी किसी की जरूरत नहीं है, एंड फैसिलिटेटेड यानी प्रोटीन की जरूरत है। सो न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द concentration gradient that from higher to lower। So water may also move across this membrane from higher to lower। पानी भी जा सकता है। And the movement of water by diffusion is called as osmosis। पानी की मूवमेंट अगर स्पेशल है तो उसे कहते हैं osmosis। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid layer। अब जो चार्ज मॉलिक्यूल है बेटा न्यूट्रल तो चल जाएंगे, जो चार्ज है वो नहीं जा सकते। सो उनके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन की मदद चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है फैसिलिटेटेड। क्या कहा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। A few ions or molecules are transported across the membrane। अब कुछ आयन ऐसे भी होते हैं जो अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में होंगे, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, यानी लोअर टू हायर। कैसे मूव होंगे बेटा? लोअर टू हायर। एंड सच अ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए एनर्जी लगेंगी,
ऊपर से नीचे कोई आ रहा है तो उसे एनर्जी नहीं लगती बेटा, नीचे से कोई ऊपर अगर जा रहा है तो उसे एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी जहां पे यूज होती है उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सो व्हाट इज सेल वॉल? इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगा एंड प्लांट्स। है ना? सेल वॉल क्या है ये अच्छे से याद रखो। सेल मेम्ब्रेन से सेल जिंदा होती है बेटा, वहां से बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन लिविंग, है ना? आउटर कवरिंग, है ना? फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, किस में होता है बेटा? सेल वॉल फंगा एंड प्लांट्स में। किस में होता है? फंगा एंड प्लांट्स में, एंड इन सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में कुछ में होता है सेल वॉल, कुछ में नहीं होता है। ओके, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, सेल वॉल सिर्फ शेप नहीं देता है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, इन्फेक्शन से बचाएगा, also help in cell to cell interaction, provide barrier to undesirable macromolecule, जो नहीं चाहिए ऐसे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को एंट्री नहीं देगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन में रहेगा, इन्फेक्शन मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा और शेप देगा। अब अलगे की जो सेल वॉल होती है किससे बनते हैं? सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। चार कंपोनेंट, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। While in other plants, दूसरे प्लांट में किससे बनते हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। समझ में आ रहा है? अलगे में सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। जो बाकी के जो हायर प्लांट्स है उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। देखो बेटा, अब सेल वॉल जो होती है, सबसे पहले जो सेल होती है किसी भी सेल के पास उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये सेलुलोज से बनती है और ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, फ्लेक्सिबल होती है। धीरे धीरे धीरे, है ना, ये सेल बड़ी हो गई, तो सेल बड़ी हो गई तो प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और उसके अंदर से एक नया सेल वॉल बनेगा, दैट इज सेकेंडरी। आपको क्वेश्चन आता है, बाहर से कभी सेल वॉल नया नहीं बनेगा, अंदर से बनेगा। समझ में आ रहा है? मान लो हमें जख्म हुई है तो हमारी जो ऊपर की जो चमड़ी है वो निकल जाती है और अंदर से नई चमड़ी आती है। दैट इज लाइक प्राइमरी सेल वॉल मर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा और अंदर से नया सेल वॉल बनेगा, दैट इज सेकेंडरी। क्या कहेंगे फिर इसे? सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से ध्यान दो। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ कर सकता है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश, धीरे धीरे वो डिमिनिश हो जाएगा जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगेगी, है ना। एंड द कौन आ जाएगा? सेकेंडरी वॉल आ जाएगी। कहां से आएगी? फ्रॉम द इनर। कहां से आती है? इनर साइड ऑफ द सेल। अब देखो मिडल लैमेला, दो सेल के बीच में, द मिडल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किससे बनता है ये याद रखना, किससे बनता है बेटा? कैल्शियम पेक्टेट, विच होल्ड्स और ग्लूज, सेल्स को पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है अलग अलग सेल्स को, है ना। होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। The cell wall and the middle lamellae may traverse by plasmodesmata। सेल वॉल और मिडल लैमेले, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों को किसने ट्रांसवर्स किया? प्लाज्मोडेस्माटा ने। किसने किया? प्लाज्मोडेस्माटा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्लियर है। चलो आगे का ऑर्गेनल पढ़ते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। अब इसके नाम में ये एंडो यानी अंदर है, किसके? मेम्ब्रेन के। और सिस्टम बोला है तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, सो मेम्ब्रेन बाउंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करने वाले ऑर्गेनल्स जो भी है वो कहां पे आएंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे। कहां पे आएंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, है ना। तो देखो अच्छे से, While each of the membranous organelle is distinct, सारे ऑर्गेनल डिस्टिंक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना फंक्शन है। ओके, मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने एक साथ किया और उन्हें हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं बेटा ऐसे? बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, उनके फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड है बेटा, उनके फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड है, तभी तो सिस्टम कहते हैं। सिस्टम मतलब क्या? बहुत सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम।
कोऑर्डिनेटेड काम होता है, एक ने किया तो दूसरे को काम मिल रहा है, दूसरे ने किया तीसरे को मिल रहा है, तीसरे ने किया चौथे को मिल रहा है, राइट। सो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या लिपिड बनाता है, यानी एसईआर लिपिड को बनाता है, आरईआर प्रोटीन को बनाता है। फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए चाहिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनमें कुछ गड़बड़ हुई है, किसी को किल करना है, मार देना है, डिग्रेड करना है, तो चाहिए लाइजोसोम्स। और इनके बाद होते हैं वैक्यूल्स। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, या फिर नीचे ऑर्गेनल देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन नहीं आता है। तो कौन कौन है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है, वैक्यूल्स है। अगर आपको क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन में आता है, कि आपको लगे यार ये मेम्ब्रेन बाउंड तो है, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन में नहीं आता क्योंकि उसका फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता है, न्यूक्लियस भी नहीं आता है, राइबोसोम्स भी नहीं आते। ओके, राइबोसोम्स तो मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन इनसे कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो दीज आर नॉट द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उनको एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं कहा जाएगा। तो चलो एंडोमेम्ब्रेन के एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी ट्यूबुलर है ना, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसे कहते हैं प्लाज्म में बैठा हुआ है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। हेंस ईआर डिवाइड्स, जो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी उसकी ल्यूमेन में जो पार्ट है वो ल्यूमिनल, बाहर जो है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। समझ में आ रहा है? ओके चलो, हेंस ईआर डिवाइड्स इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल यानी इनसाइड द ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म। ER often shows ribosomes attached to their outer surface. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स भी चिपके हुए होते हैं। अगर है तो उसे कहा जाता है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है तो कहा जाता है SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes, जिनके पास राइबोसोम्स है उन्हें कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंड इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे बेटा उन्हें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। RER किसमें होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन में होते हैं। एंड दे आर एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। किसमें होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन में। कहां से निकलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या करेंगे? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एंड इन एनिमल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन भी कहां पे सिंथेसिस होंगे? SER में, यानी लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन एनिमल में। हाँ बेटा, नहीं तो स्टेटमेंट आ गया इन प्लांट सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। प्लांट में स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं एनिमल्स में। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्गी अपैरेटस। सो कैमिलो गोल्गी ये साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये वाली लाइन को याद रखो। कहां पे था? नियर द न्यूक्लियस, और आगे उल्टा बोलने वाले हैं इसलिए याद रखो। सो दिस वेर लेटर, उसके नाम से ही उसे गोल्जी बॉडीज कहा गया। क्या होता है इनमें भी? फ्लैट डिस्क शेप सैक, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, जिनकी डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। क्या डायमीटर है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अच्छे से याद रखना। दीज आर स्ट्रक पैरेलल, एक दूसरे पे रखा है, एक दूसरे पे रखा है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, किसके पास अरेंज किया है, नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, न्यूक्लियस की तरफ जो कॉन्वेक्स या सिस फेस कहते हैं उसे फॉर्मिंग फेस है ना, यानी न्यूक्लियस के तरफ जो है वो कॉन्वेक्स या सिस फेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, और कॉनकेव जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं, ट्रांस, उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस, यानी चीजें सिस से एंटर करेंगी और ट्रांस से बाहर जाएंगी, सिस से एंटर करेंगी और ट्रांस से बाहर जाएंगी, राइट। द सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट, दोनों अलग अलग है लेकिन इंटर कनेक्टेड है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपली परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेगा बेटा, इसका काम क्या है, फंक्शन पैकेजिंग मटेरियल है ना, टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रा यानी सेल के अंदर भेजना या सेल के बाहर भी सेक्रेट कर सकते हैं, मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस, एंडोप्लाज्मिक में जो बना वो कहां पे फ्यूज हुआ, सिस फेस पे, एंड मूव टुवर्ड्स द ट्रांस, और ट्रांस की तरफ जाते जाते बीच में वो अपना मॉडिफिकेशन कर लेता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको पूछा कहां पे होता है तो नियर द न्यूक्लियस, और किसके क्लोज एसोसिएशन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो बेटा क्योंकि अलग अलग चीजें दी है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स, बहुत सारे प्रोटीन जो राइबोसोम से बने जाते हैं ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको गोल्जी में भेजा जाता है और वहां पे वो मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाइड in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. So इसलिए ये वाले लाइन, गोल्गी apparatus important site of formation of glycoprotein and glycolipid, इसलिए आपको क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, कौन करता है बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइजोसोम्स है ना, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, दूसरा गोल्जी हुआ, अब तीसरा कंपोनेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, दैट इज लाइसोसोम्स। सो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, क्या है बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी, गोल्जी apparatus में ही बना है ना, इसलिए इसे यहां पे रखा है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स जो होते हैं हैव बीन फाउंड टू बी, क्या होता है बेटा, इनमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं है ना, यानी हाइड्रोलेजेस, लिपिड को डिग्रेड करने वाले, न्यूक्लिक एसिड्स को डिग्रेड करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने वाले, प्रोटीन्स को डिग्रेड करने वाले है ना, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेटेज, और ये कहां पे एक्टिव होते हैं बेटा, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये क्वेश्चन आता है, कहां पे एक्टिव होते हैं बेटा, एसिडिक पीएच पे, एंड दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग है ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएज डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करेंगे लिपिड्स को, न्यूक्लियस डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को, समझ में आ गया। तो लाइसोसोम का काम है डिग्रेडेशन, क्या काम है, नाम में लाइज करने वाली बॉडीज, लाइसोसोम्स। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल्स, देखो इन सेशंस में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन पे फोकस्ड है बेटा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना, हर एक एनसीईआरटी की लाइन क्लियर करने पे ध्यान देना है हम लोगों को। वैक्यूल्स, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द, कहां पे है, साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन्स, क्या है इनके पास, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स। आपको क्वेश्चन आएगा क्या क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, और वो सब जो सेल के काम का नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनिसिटी मेंटेन करता है ना, इसलिए उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब अच्छे से ध्यान दो बेटा, ये जो टोनोप्लास्ट है, देखो साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि जो भी ज्यादा हुआ वैक्यूल में फेंका, जो भी ज्यादा हुआ वैक्यूल में, तो वैक्यूल इज हाइपरटोनिक। वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयंस वगैरह सब कुछ होता है, और साइटोप्लाज्म उसकी जगह पे स्टेबल होता है, फिर भी वही से चीजें अंदर आ रही है, यानी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है।
तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ऑलरेडी वैक्यूल में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, साइटोप्लाज्म में कम है, फिर भी कम से ज्यादा जा रहा है, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है ना। सो हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। आगे देखो कुछ वैक्यूल के बारे में अलग चीजें हैं। अमीबा एसी याद रखना, अमीबा में क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या करेगा बेटा ऑस्मो रेगुलेशन यानी टोनिसिटी मेंटेन करे, एक्सक्रीशन राइट, और प्रोटिस्टा में पीएफ, पीएफ ऐसे याद रखो, प्रोटिस्टा में होता है फूड वैक्यूल। क्या होता है फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, यानी जो फूड पार्टिकल एनगल्फ करेंगे खाएंगे उससे जो वैक्यूल बनेंगे वो फूड वैक्यूल है। जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में होंगे वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होते हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं वो प्रोटिस्ट में होते हैं। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। चलो यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ, अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, सिंगुलर अगर है तो क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। सो अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन, जब तक हम लोग इसे स्पेसिफिकली स्ट्रेन नहीं करेंगे ये हम लोगों को माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को दिखता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट है और पिगमेंट का अपना एक कलर है, तो क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को दिख जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा। जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम लोग उसे कलर नहीं करेंगे। ओके सो आगे देखो, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कोई सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, कोई सेल अगर कम एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे राइट। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल है ना, जिसका लेंथ जो है ना डायमीटर 0.2 to 1 है और लेंथ 1 to 4.1 है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into the two aqueous compartment, है ना, एक आउटर कंपार्टमेंट एंड एक इनर कंपार्टमेंट। देखो इनर कंपार्टमेंट जो है ना विच इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स, उसे है ना उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, क्या कहेंगे उसे मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखो मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला एक कंपार्टमेंट है और ये वाला एक कंपार्टमेंट है। ओके सो देखो कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, आउटर जो है वो कंटिन्यूअस है, आउटर क्या है कंटिन्यूअस है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसने क्या किया, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स फॉर्म किए, इनफोल्डिंग्स फॉर्म किए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्रिस्टे। क्या कहते हैं क्रिस्टे, सिंगल है तो क्रिस्टा। टुवर्ड्स द मैट्रिक यानी इनर है ना, क्यों, क्योंकि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो बेटा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम्स होते हैं ना, इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वैसे यहाँ पे इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन है जिससे बनते हैं क्रिस्टे, और क्रिस्टे क्या करेंगे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, दोनों मेम्ब्रेन के पास क्या है अपने अपने ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, तो इस मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है बेटा क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इस पे होता है ईटीएस। क्या होता है ईटीएस, यानी यहाँ पे जिसका उसका काम बांट के दिया है। सो दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं उसे, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसके पास मैट्रिक्स में खुद का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है एंड 70s राइबोसोम्स है ना। खुद का एक सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बेटा, सिंगल यानी एक कॉपी, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की एक कॉपी सर्कुलर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस सिंगल को सिंगल स्ट्रैंडेड समझ रहे, तो ऐसी गलती आप मत करना।
कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, है ना, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किससे होता है? फिशन से, यानी सेम ये बैक्टीरिया ही। इसके लिए एक हाइपोथेसिस है बेटा, एंडोसिम्बाइंट। क्या? एंडोसिम्बाइंट। समझ में आ गया? क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, चलो। प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स किसमें किसमें होते हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखो। प्लास्टिड किसमें होते हैं बेटा? या तो सारे प्लांट सेल्स में एंड यूग्लेनोइड्स में। इस पे क्वेश्चन आएगा बेटा, प्लास्टिड किसके पास है? ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनोइड्स, है ना। दिस आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ये इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप दिखते क्योंकि ये लार्ज है और पिगमेंट की वजह से कलर्ड भी है। दे बियर सम मोर स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके पास पिगमेंट होते हैं and thus imparting specific color to the plants. Based on the type of pigment, depending on the pigment, plastid can be classified, तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, क्रोमोप्लास्ट कलर देगा एंड ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करेगा। आपको अगर किसी ने पूछा कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है बेटा। कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है और कैरोटेनॉइड पिगमेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी लेंगे, है ना, और फिर उससे क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में क्या है बेटा? सोल्यूबल कैरोटेनॉइड। कौन से सोल्यूबल? फैट सोल्यूबल। सोल्यूबल फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स। ये क्या करेंगे बेटा? गिव्स द कलर। कौन से? येलो, ऑरेंज, रेड। कौन से कलर देंगे? येलो, ऑरेंज, रेड। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है। कैसा है बेटा? कलरलेस प्लास्टिड है और ये डिफरेंट शेप और साइज में होता है। और क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, राइट, पोटैटो में होता है। इलायोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करेगा, है ना, और अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा। तीसरा कौन है? अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को। अब अच्छे से ध्यान दो बेटा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया है, सिंपल है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, ओके। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। कहां पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट? मेसोफिल सेल्स में होते हैं। मेसोफिल कहां पे होते हैं? लीव्स में। These are lens shape, oval, spherical, discoid और even ribbon like, है ना। या तो लेंस जैसे होंगे, ओवल होंगे, स्पेरिकल होंगे, डिस्कॉइड होंगे, या रिबन लाइक भी हो सकते हैं। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, है ना। Chlamydomonas यूनिसेल्युलर अलगा है बेटा, उसमें तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। और हायर प्लांट की अगर मेसोफिल सेल्स है तो उसमें 20 से 40 तक भी हो सकते हैं। कितना फोटोसिंथेसिस करना है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी कैसे है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान में रखो। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, अंदर की जो जगह है क्लोरोप्लास्ट में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसे कहेंगे स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा था मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ फ्लैटन साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, उसे कहेंगे थाइलाकॉइड्स, ओके। थाइलाकॉइड एक दूसरे पे रखेंगे, है ना, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन होते हैं, कॉइन एक दूसरे पे रख के बनते हैं, उसे हम लोग कहेंगे ग्राना। क्या कहेंगे? ग्राना। और द इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट फिलामेंटस ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसे कहेंगे स्ट्रोमा लैमेले, है ना। जैसे ग्राना को कनेक्ट करेंगे उसे कहेंगे स्ट्रोमा लैमेले। ये ऐसे, यानी स्ट्रोमा के अंदर की मेम्ब्रेन सी है, स्ट्रोमा लैमेले, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। इस ग्राना के थाइलाकॉइड को इस ग्राना के थाइलाकॉइड से कनेक्ट किया उसने। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज्ड अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। इसके अंदर की जो जगह है, इसके अंदर की जो जगह है, इसे क्या कहेंगे? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये फोटोसिंथेसिस में, हम लोगों को इसके सारे फंक्शन समझते हैं, ओके। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा के पास क्या होते हैं? सारे एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए,
एंड प्रोटीन्स के लिए। और ये जो थाइलाकॉइड जो होते हैं इसके मेम्ब्रेन पे होते हैं पिगमेंट्स जो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके पास भी एक स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इनके पास भी अपने अपने राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। राइबोसोम जो होंगे वो कौन से होंगे? 70S, है ना। और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक दिया हुआ है बेटा 80S, नहीं तो गलती से रट्टा मार लोगे, क्लोरोप्लास्ट में भी 80S होते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, सेल की जो राइबोसोम है वो 80S है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे दिए हुए अभी राइबोसोम्स। ओके, अब राइबोसोम्स क्या है बेटा? राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल। किसने देखे थे बेटा? पैलेडे, जॉर्ज पैलेडे। दे आर कंपोज्ड ऑफ, दो चीजों से बनते हैं, एक आरएनए एंड दूसरा प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ओके, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनको किसी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया हुआ है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है बेटा ये, है ना। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं? 80S। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 70S। और सिर्फ प्रोकैरियोटिक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी 70S है, क्लोरोप्लास्ट के भी 70S है ना। नहीं तो क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स विच टाइप ऑफ राइबोसोम, फिर लिखोगे 80S। माइटोकॉन्ड्रिया 70S, क्लोरोप्लास्ट 70S। ओके, और अगर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म अगर पूछा है तो 80S। Each राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट होते हैं। 80S जो है इनके पास 2 सब यूनिट है, 60 एंड 40। जो 70S है उनके पास होते हैं 50 एंड 30। S इज फॉर स्वेडबर्ग यूनिट विच स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या मेजर कर रहे बेटा इससे? डेंसिटी एंड साइज, ये क्वेश्चन आएगा। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में क्या मेजर कर रहे बेटा? डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, दोनों भी 2 सब यूनिट के बने हुए हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या है अभी? साइटोस्केलेटन। क्या है अभी? साइटोस्केलेटन। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल भी है, माइक्रोफिलामेंट भी है और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है ना। यानी सेल के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। बेटा इनके फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है ना। क्या क्या फंक्शन करते हैं? सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा मोटिलिटी, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप, है ना। SMS क्या याद रखोगे? SMS, सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप। सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप। क्लियर? चलो अब आगे क्या है बेटा? हमें दिया हुआ सिलिया एंड फ्लैजेला। क्या दिया है? सिलिया एंड फ्लैजेला। देखो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में भी देखा फ्लैजेला था, एंड अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला वहां पे क्या थे? पिला एंड फिमरे। यूकैरियोट्स में फ्लैजेला के साथ क्या होते हैं? सिलिया। क्या होते हैं? सिलिया। देखो सिलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसके बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सिलिया कैसे होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, एक साथ मूवमेंट करते हैं, है ना, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, है ना। ऐसे मूव होते रहेंगे, या तो सेल की मूवमेंट करेंगे या तो बाजू वाले सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करेंगे, या तो सेल की मूवमेंट करेंगे या तो सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करेंगे। फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजेला सेल की मूवमेंट करेंगे। किसकी मूवमेंट करेंगे? सेल की मूवमेंट करेंगे, राइट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ये अच्छे से याद रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चरली, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन सेम होते हैं स्ट्रक्चरली।
ये याद रखना बेटा, ऐसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को याद रखना। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या दिखाती है, ये किससे कवर किए हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर, अंदर का जो कोर होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, मान लो ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलल रहते हैं इसमें, और फिर वो इंटरट्विन हुए हैं, ओके, टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनिम यूजुअली, एक्सोनिम जो है यूजुअली कितने डबलेट्स है बेटा उसके पास, 9 डबलेट्स है, 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखो, ये देखो, ये 9 डबलेट्स है बेटा इसके पास। कितने डबलेट्स है, 9। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो दो है ना, ये देखो ये तो क्या है, 9 डबलेट्स। क्या बोलेंगे बेटा, 9 डबलेट्स। ये पेरीफेरी पे है, पेरीफेरल, और दो जो है वो क्या है, सेंट्रल। दो जो है वो क्या है, सेंट्रल। इनको जो कनेक्ट किया है वो किसने किया है, इंटर डबलेट ब्रिज, है ना। और लाइन में क्या लिखा है इसके लिए, लिंकर। क्या लिखा है, लिंकर, है ना। ये पेरीफेरल डबलेट्स दिखाए है यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है, सेंट्रल। ये जो है बेटा, ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। क्या है, रेडियल स्पोक्स। इसे क्या कहा है, सेंट्रल शीथ। क्या कहा है, सेंट्रल शीथ। अब देखते, पूरा स्ट्रक्चर यहां पे क्लियर हुआ। 9 पेरीफेरल, इसलिए इसके पैटर्न को हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9 पेरीफेरल डबलेट्स प्लस 2 सेंट्रल। 9 पेरीफेरल डबलेट्स प्लस 2 सेंट्रल। सेंट्रियोल में ये जो होता है ना, ये 2-2 नहीं 3-3 होते हैं, है ना। डबलेट्स नहीं होते, ट्रिपलेट्स होते हैं, ओके। तो वो आगे देखेंगे हम लोग सेंट्रियोल्स में। वहां पे 9+0 अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होती है। देखो 9 डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, बीच में एक पेयर है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2 अरे। क्या कहेंगे इसे, 9+2 अरे कहेंगे। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ। सेंट्रल जो होते हैं वो कनेक्टेड किए है ब्रिज से, और उसे एक सेंट्रल शीथ भी है which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spokes. Peripheral उससे connected by radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. कितने radial spokes है, 9, क्योंकि 9 doublet connected है ना, okay. Peripheral doublets are also interconnected by linkers. किससे connected है, linker, line में linker है और diagram में interdoublet bridge है. Both the cilium and flagellum emerge from centriole like structure. Both the cilium and flagellum कहां से इमर्ज हुए हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। ये लाइन को याद रखना, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है अभी, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। अब देखो बेटा, सेंट्रोजोम क्या है, इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, कॉल्ड सेंट्रियोल। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोजोम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर in which each has an organization like the cartwheel. कार्टविल जैसे होते हैं। अब देखो यहां पे भी 9 होंगे, है ना, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स, है ना। लेकिन 9 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, और सेंटर में कोई नहीं होता है, इसलिए इसके अरेंजमेंट 9+0 है। 9 ट्रिपलेट्स क्या होंगे, 9 ट्रिपलेट्स, ओके। ऑल्सो लिंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटेनेशियस, उसे कहेंगे हब। सारे 9 जो ट्रिपलेट्स है वो स्पोक से कनेक्ट किए जाएंगे एंड द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। अब ये वाली लाइन को याद रखो, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला की बेसल बॉडी कौन बनाता है, सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर यही से अराइज होंगे, स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। इसलिए प्लांट में जो होते हैं, प्लांट में ये काम साइटोस्केलेटन करता है और एनिमल में ये काम सेंट्रियोल से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। क्लियर बेटा, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। अब कौन है हमारा न्यूक्लियस, चलो अच्छे से ध्यान दो, है ना। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल was first described by रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन,
है ना, एज अर्ली एज 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस टेन बाय द बेसिक डाई, है ना, और उसे नाम दिया था क्रोमैटिन। किसने नाम दिया था ये? फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया था? फ्लेमिंग ने। ओके, आगे देखते हैं। इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है, सेल में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इंटरफेज उसमें G1S G2 है। फिर सेल डिवीजन के टाइम पे जो यम फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो इसके इंटरफेज का न्यूक्लियस जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों कहा है बेटा ऐसे? क्योंकि डीएनए को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनए प्रोटीन की मदद से बांध के रखा है, इसलिए उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं जब एक से ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप, इसके पास दो मेम्ब्रेन है बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बोला है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। दो मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों के बीच में स्पेस कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर। उसे हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना। एंड इट फॉर्म्स द बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे कंटिन्यूअस है? विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, अलग अलग जगह पे अगर हम लोग देखेंगे, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, ये हम लोग यहां पे डायग्राम निकालते। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये दोनों के बीच में 10 to 50 नैनोमीटर डिस्टेंस है। कई कई जगह पे मेम्ब्रेन नहीं है ना, और इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे? है ना, इंटरप्टेड पार्ट जो होते हैं, माइन्यूट पोर्स बनाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। आगे देखो, दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ये वाली लाइन को याद रखो, आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट बोथ डायरेक्शन, यानी अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। फंगाई में और कुछ केसेस में कभी कभी एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, है ना। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लिया आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस? मैंने अभी बताया, फंगाई। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, वो आरबीसी है ना। एग्जांपल एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड स्यू ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज ए लिविंग? इसे लिविंग कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे बेटा, लिविंग कहेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेल्स में बाकी सब काम चल रहा है। न्यूक्लियस जब ये मतलब इनिशियल फॉर्म में होते हैं तब इनके पास न्यूक्लियस होता है, तब ये अपने प्रोटीन बना लेते हैं और बाद में न्यूक्लियस चला जाता है, क्योंकि अंदर जगह ज्यादा चाहिए। तो न्यूक्लियस चला जाता है, प्रोटीन बना के जाता है, और जब तक वो प्रोटीन है, काम कर रहे, तब तक वो सेल जिंदा है, बाद में मर जाएंगी। समझ में आ गया? लिविंग न्यूक्लियस से नहीं डिसाइड हुआ है, लिविंग सेल से डिसाइड हुआ है, इसलिए वो जिंदा तो है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर का जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? उसके पास न्यूक्लियोलस है एंड क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोलाई क्या है बेटा? स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोलस जो होता है इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस को कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इट इज जस्ट अ डार्क स्ट्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। सो इट इज साइट फॉर, इसमें क्या होता है बेटा? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बेसिकली यहां पे है ना राइबोसोम्स भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? राइबोसोम्स। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लिया, जहां पे जितना सेल ज्यादा एक्टिव रहेगा ना बेटा, उतने प्रोटीन उसको लगेंगे, और जितने प्रोटीन लगेंगे उतने राइबोसोम लगेंगे, जितने राइबोसोम लगेंगे उतना न्यूक्लियोलस बड़ा होगा। तो जो सेल बहुत एक्टिव होती है उसका न्यूक्लियोलस बड़ा होता है। सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। आगे देखो, यू मे रिकॉल दैट
interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein. इंटरफेस न्यूक्लियस के पास क्या है? लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन. ओके, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में जब स्टेजेस आते हैं तो उसमें मेटाफेज में क्लियरली हम लोगों को क्या दिखता है? क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस. क्रोमैटिन के पास क्या है बेटा? डीएनए है और सम बेसिक प्रोटीन है विच आर कॉल्ड एज हिस्टोन. डीएनए को किसको बांध के रखा है हमने? हिस्टोन ऑक्टेमर को, राइट. सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट, और वहां पे कुछ आरएनए भी होते हैं न्यूक्लियस में. मान लो अब डीएनए पॉलीमरेज, ये तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है ना, तो वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना. आरएनए पॉलीमरेज भी वहां पे प्रेजेंट है, तो आरएनए भी बन रहे, तो आरएनए भी वहां पे प्रेजेंट है. तो सिर्फ डीएनए नहीं होता, डीएनए है, प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन है और आरएनए भी है. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम. यानी हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम मिला के हमारी लेंथ कितनी है डीएनए की? 2 मीटर, है ना. एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल. ऐसे आपको क्रोमोसोम कभी नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम सिर्फ डिवाइडिंग सेल में दिखता है. उसको एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर, और उसके बाजू में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को बाइंड होने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर. क्या कहते हैं? काइनेटोकोर आर प्रेजेंट. सेंट्रोमियर क्या करेगा? दो क्रोमैटिड को होल्ड करेगा क्रोमोसोम के. अब आप बोलोगे सर एक क्रोमैटिड और दो क्रोमैटिड कब होते हैं? मान लो यस फेज नहीं हुआ है तो एक ही क्रोमैटिड होता है, और यस फेज हो गया है तो दो क्रोमैटिड होते हैं. यानी ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल है बेटा, एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे के. समझ में आ गया, इसलिए उसे सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं. अब सेंट्रोमियर अगर बीच में है तो मेटासेंट्रिक कहेंगे. ये देखो एकदम बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर नीचे तो सब मेटासेंट्रिक, टुवर्ड्स द एंड है ना तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पे है तो टीलोसेंट्रिक. ऐसा हम लोग इसे कहते हैं. क्लियर. अब देखो समटाइम्स a few chromosome have non-staining secondary constriction at a constant location. कुछ इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होते हैं और उसके ऊपर जो डीएनए होता है उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट. लास्ट माइक्रोबॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स आर प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ये दिमाग में रखो, दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम, एंड ये दोनों में भी होते हैं, प्लांट में और एनिमल में. क्लियर. अब लास्ट इसका समरी पढ़ लेते हैं 2 मिनट में और इस चैप्टर को खत्म करते. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स. सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज एंड फंक्शन. ये हम लोगों ने देखा. बेस्ट ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल सेल्स, एंड हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम एज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, फैसिलिटेट करेगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स है. ऑल सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन. ये वाली लाइन याद रखो, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल क्या करते हैं? फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल apparatus. एनिमल में वो स्पिंडल apparatus भी बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोला एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. It is not only control the activity of organelle but also plays major role in heredity. हमारा डीएनए और क्रोमोसोम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ट्यूब्यूल्स होते हैं और सिस्टर नहीं होते. There are 2 types of endoplasmic reticulum, rough and smooth. ER help in transport of substances. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में भी होते हैं. आरईआर लाइपोप्रोटीन्स में भी होते हैं, ग्लाइकोजन में भी होते हैं. द गोल्गी बॉडी इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल composed of flattened sacs. The secretion of cells are packed in them and transported from the cell. Lysosomes are single membrane structure. Lysosome single membrane structure है, containing enzymes for digestion of all type of macromolecules. Ribosomes are involved in protein synthesis, है ना, वो protein synthesis करते हैं. These occur freely in the cytoplasm or associated with the endoplasmic reticulum. Mitochondria help in oxidative phosphorylation,
है ना, एटीपी सिंथेसिस में काम करते हैं, जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर वन फोल्ड्स इनटू सेवरल क्रिस्टे। प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। प्लास्टिड किसमें होते हैं? प्लांट में होते हैं और यूक्लियोनॉइड में भी होते हैं। In plant cells, chloroplasts are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Grana in the plastid is the site of light reaction and the stroma is for dark reaction. ये हम लोग photosynthesis में पढ़ते हैं. The green colored plastid are chloroplast which contain chlorophyll, whereas the other colored plastids are chromoplast, दूसरा कलर देने वाले, which may contain pigment like carotene, xanthophyll. Nucleolus जो होता है enclosed by nuclear envelope, a double membrane structure with nuclear pores. The inner membrane encloses the nucleoplasm. Inner के अंदर जो होता है वो nucleoplasm होता है and the chromatin material. Thus, cell is the structural and functional unit of life. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर को भी खत्म किया है, हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझा है। तो ऐसे ही ढासू स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सिर्फ आप मत देखिए तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि 1 घंटे के अंदर अगर आप स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी के स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे। जहां पे आपके डाउट है, प्रॉब्लम है, उसे स्लो करके देखिए, जहां पे डाउट नहीं उसे फास्ट देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।